So welcome to the second lecture of General Organic Chemistry. Okay, in the previous lecture हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 to 10. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11th. Draw the resonance structures for the following compounds and show the electron shift using curved arrow notation. ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास है फिनोल. तो फिनोल के लिए अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे देखिए यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हैं. क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल देन डबल, तो हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. अब सबसे पहले जब भी आप इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ ट्रैवल करेंगे. ठीक है, जब भी आप एरो, कभी भी आपको एरो लगाना है, मान लीजिए आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है. अगर आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ से एरो स्टार्ट करके नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो चीज़ है ही नहीं वो कभी मूव नहीं कर सकती. ठीक है, जो करेक्ट मेथड है हमेशा नेगेटिव चार्ज या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो लगाया जाता है. तो देखिए यहाँ पर एरो मूव करेंगे, लोन पेयर नीचे मूव करेगा. अब ये जो कार्बन है इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं, तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट विल बी, इस कार्बन के पास यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नेगेटिव चार्ज हो गया. यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया OH. अब क्योंकि ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर डोनेट किया है, एक ही लोन पेयर बचेगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसलिए नहीं है कि ऑक्सीजन ने लोन पेयर यहाँ डोनेट किया, ये एक फॉर्मल चार्ज है. अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4 और एक जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में यूज़ किया है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 6 होने चाहिए बट एक कम है, तो इसीलिए 1 पॉजिटिव चार्ज है. तो ये मत सोचना कि जब 2 उसने इलेक्ट्रॉन दिए बॉन्ड बनाने के लिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए. उसने जो बॉन्ड बनाया अपना लोन पेयर देके, उसका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी उसी के पास है, सिर्फ दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दिया है. ठीक है, और इस कार्बन पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि देखिए इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होगा, 2, 3, 4, 5. ठीक है, फिर से देखिए इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ लगे हुए बॉन्ड में होगा, 3 और ये 2, 5, तो 4 से एक ज़्यादा हो गए, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज. तो ये कभी मत बोलना कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नेगेटिव चार्ज होगा. ओके, अब उसी तरह से अब ये नेगेटिव चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेंगे, नेक्स्ट पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा. तो यहाँ पर सिमिलरली फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जंप करेगा और ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे. तो अगर आप नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही मूव करता है. ठीक है, OH के रिस्पेक्ट में एक बार ये ऑर्थो पे आ रहा है, एक बार पैरा पे आ रहा है और एक बार फिर से ऑर्थो पे आ रहा है. कभी भी नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे नहीं जाता है. ठीक है, अब लास्ट में फाइनली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जंप करेगा और ये डबल बॉन्ड वापस ऊपर ऑक्सीजन के पास आ जाएगा. ठीक है, तो क्या डिफरेंस इस स्ट्रक्चर में और पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, जो बेंजीन के डबल बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी हैं. ओके, सो ये हो गया रेजोनेंस यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन. सेकंड इज नाइट्रोबेंजीन. देखो नाइट्रोबेंजीन में भी क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ऑक्सीजन लोन पे डोनेट कर रहा था बेंजीन की तरफ, तो ऑक्सीजन ये जो OH ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. किस इफेक्ट के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू. तो आप बोल सकते हैं कि OH इज
प्लस आर या इसको प्लस एम के मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। अब नाइट्रोजन की प्रॉब्लम क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो जब भी ये डबल बॉन्ड मूव करेगा ये कभी भी नीचे की तरफ नहीं आ सकता, मतलब नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ नहीं खींच सकता ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसको हम मूव करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए ये जो नीचे डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से फ्लो डिसाइड हुआ, ठीक है। पहले वाले स्ट्रक्चर में हम फ्लो नीचे की तरफ था, अब फ्लो बेंजीन से बाहर जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन लूज़ कर रहा है, तो यहाँ से जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, और एक ऑक्सीजन जो पहले की तरह हमारे पास यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी डबल बॉन्ड वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। अब नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जंप कर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं पॉजिटिव चार्ज से एरो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। आप गड्ढे को अगर भर देंगे तो जहाँ से आप मिट्टी ला रहे हैं वहाँ पर गड्ढा बन जाएगा। तो बेसिकली मैं डबल बॉन्ड यहाँ से लेके वहाँ मूव कर रहा हूँ, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन लेके आया हूँ वहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो नेगेटिव और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मूव करते रहना है, ये डबल बॉन्ड फिर मूव कर जाएगा। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि जो चार्ज ट्रैवल कर रहा है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ट्रैवल कर रहा है। और फाइनली क्या होगा, ये जो O नेगेटिव है ये वापस नीचे आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास जिस स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट किया था बस वैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बस बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। थर्ड इज CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, मतलब चार्ज सिंगल बॉन्ड और चार्ज हैं। देखिए ये है डबल बॉन्ड, इसको हम चार्ज कंसीडर करते हैं। सिंगल बॉन्ड को कभी चार्ज नहीं मानते, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको आप जस्ट चार्ज मान लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या पाई बॉन्ड हो। तो ये चार्ज फिर सिंगल फिर चार्ज। तो अगर चार्ज सिंगल चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हैं तो हमारे पास कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट कर रही है। अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमेशा ऊपर मूव करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बट फिर भी अगर इसके सारे स्ट्रक्चर बनाने हो तो पहला स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, डबल बॉन्ड यहीं रहने दीजिए, और ये O नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव और H। नेक्स्ट स्टेप में आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ मूव कर सकते हैं। तो CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H। ओके, तो ध्यान रखना है कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहे। पहले ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल था, यहाँ पर 1 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो न्यूट्रलिटी ओवरऑल मेंटेन्ड है। अभी भी 1 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो न्यूट्रलिटी हमने डिस्टर्ब कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। चार्ज शुड ऑलवेज बी कंजर्व्ड। नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड। देखिए इस केस में भी वही होगा। अब क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है, तो अब बेंजीन से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट होगा, जैसे आपने नाइट्रो में किया है। तो सेम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेब्लिश होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CO नेगेटिव H। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये पाई बॉन्ड यहाँ पर। तो सेम प्रोसीजर जो हमने नाइट्रोबेंजीन में यूज़ किया है। और लास्ट में ये O नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड वापस
बेंजीन रिंग का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी 2 एग्जांपल और हैं, C6H5CH2, ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो देखिए CH2 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज तो कभी ट्रेवल नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलते हैं, हमेशा हाई डेंसिटी से लो की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत कम है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे। तो ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर IIT एडवांस में प्रॉब्लम पूछी गई थी। एक स्ट्रक्चर दिया गया था और पूछा गया था कि इसके टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे। तो उसमें गलती बहुत इजीली हो सकती है, क्योंकि हम एक एरो में कभी कभी एक स्टेप में हम 2 बार चार्ज मूव कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चला तो इस स्टेप की बजाय मैं होता ये स्टेप डायरेक्टली लिख दूँ। अगर मैंने 2 बार चार्ज मूव कर दिया तो मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्किप कर जाऊँगा, जिसकी वजह से टोटल जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट करूँगा तो वो एक कम होगा उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बीच में से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्किप नहीं करना है। तो इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन था JEE एडवांस में, और कुछ स्टूडेंट्स ही उसे ठीक से कर पाए, क्योंकि उसमें 2 रिंग्स थे, तो चार्ज को दोनों रिंग्स में डिलोकलाइज करना था और वहाँ पर ही आपकी प्रैक्टिस यूज़ होनी थी। ओके, लास्ट प्रॉब्लम CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, देखिए चार्ज, सिंगल बॉन्ड और फिर चार्ज। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ एक ही एरो लगेगा यहाँ पे, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बन रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो सभी स्टूडेंट्स ने बहुत बार सुना होगा ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो बेसिकली होता क्या, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखिए अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो को मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग। तो ऐसी कोई स्पीशीज़, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो आयन हो, मतलब न्यूट्रल स्ट्रक्चर है या चार्ज्ड स्ट्रक्चर है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं any species that accepts a pair of electron, okay, to form a covalent bond। क्योंकि जिसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन कम है वही एक एक्स्ट्रा पेयर या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग, कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। तो एग्जांपल आप दे सकते हैं, देखिए जितने भी कैटायंस आपके होंगे, मान लीजिए क्लोरीन पॉजिटिव है, ब्रोमीन पॉजिटिव है, ठीक है, आप बोल सकते हैं H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ओके, H पॉजिटिव आप लिख सकते हैं, NO पॉजिटिव आप लिख सकते हैं। और सिर्फ कैटायन नहीं, अगर आपके पास AlCl3 है, BH3, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो भी हो सकता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और वो भी हो सकता है जिसका ऑक्टेट अपना कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल एनी स्पीशीज दैट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न जनरली रहता है कि H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हैं भी और इलेक्ट्रोफाइल नहीं भी हैं, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि H3O पॉजिटिव कभी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं बचा, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन के पास अब 3 हाइड्रोजन्स हैं, एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 1 2 3 4 4 पेयर्स हैं, मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। तो ऑक्सीजन अब एक एक्स्ट्रा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप बोलेंगे कि ठीक है हमारे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आके अगर ऑक्सीजन गेन कर ले, इसको एक्सेप्ट कर ले, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये होगी कि ऑक्सीजन के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और ऑक्सीजन ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता, इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है। तो ऑक्सीजन ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये कौन करेगा? ये करेगा हाइड्रोजन। तो H3O पॉजिटिव डिसोशिएट होता है H2O और H पॉजिटिव छोड़ देता है, और ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों? क्योंकि ये H पॉजिटिव रिलीज़ करता है और वो H पॉजिटिव जाके इलेक्ट्रॉन पेयर एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन नहीं कर रही। उसी तरह नाइट्रोजन का अगर आप केस देखें तो NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट ये एक्सीड नहीं कर सकता, इसलिए नाइट्रोजन एक पेयर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। NH4 पॉजिटिव क्या करता है? NH3 अलग हो जाता है और H पॉजिटिव अलग हो जाता है, और ये H पॉजिटिव है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि H3O और NH4 पॉजिटिव में H पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, ये स्पीशीज़ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन, ठीक है। आप एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझा सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में और क्या क्या ले सकते हैं आप, जैसे कि देखिए अगर हम CH3COCH3 एसीटोन का एग्जांपल लें और एसीटोन डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा सपोज़, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। और ये O नेगेटिव किसी H पॉजिटिव को गेन कर सकता है कि मान लीजिए किसी H पॉजिटिव ने अटैक किया और यहाँ पर वो H लग गया, ठीक है। तो कहीं भी जहाँ पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो जाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। उसी तरह अगर हम न्यूक्लियोफाइल को डिफ़ाइन करें तो न्यूक्लियोफाइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, और न्यूक्लियोफाइल की इम्पॉर्टेंस इसमें है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है या एक बेस है या दोनों हैं, तो बच्चे का जो आंसर होगा वो बहुत क्लियर नहीं होता, क्योंकि उसे खुद को ये क्लैरिटी नहीं है कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस होता क्या है और कोई एक स्पीशीज़ दोनों की तरह काम कैसे कर सकती है, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल, वैसे हम इसको ब्रेक करेंगे कि न्यूक्लियो का मतलब हुआ एक न्यूक्लियस, फाइल का मतलब हुआ लविंग, तो ये हो गए न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को लविंग कौन करेंगे? जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो ये वो स्पीशीज़ हैं दैट कैन शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर to form a covalent bond with atoms other than हाइड्रोजन, ठीक है। ये एटम्स अदर देन हाइड्रोजन यही पार्ट है इस डेफिनेशन का जो इसको बेस से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। आप बोलेंगे कि OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया, तो OH नेगेटिव ने अपना उसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये बॉन्ड बना के H2O बना दिया। अब क्या इसमें OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है? नहीं, इसमें OH नेगेटिव क्या है? ये एक बेस है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। बट अगर ये हाइड्रोजन की जगह किसी और के साथ बॉन्ड बनाए
ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके, तब उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें कि स्पीशीज दैट कैन शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। और एग्जाम्पल क्या होंगे, देखिए अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, या तो उसके पास एक लोन पेयर पड़ा हो, ठीक है, या उसके पास नेगेटिव चार्ज पड़ा हो। तो X नेगेटिव का मतलब है कि कोई भी एनायन मान लीजिए आप, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, SO4 नेगेटिव है, SO3 नेगेटिव है, ये सारे आपके एनायंस हो गए। OH नेगेटिव है, ठीक है, फिर NH3 क्योंकि इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये दे सकता है। H2O ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ये भी दिए जा सकते हैं। SH नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हमें क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज़ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, बट हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम से बनाएगा, कार्बन से बना लेगा, नाइट्रोजन से बना लेगा, सल्फर से बना लेगा, फॉस्फोरस से बना लेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप इसमें इसको अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रिएजेंट शोन इन बोल्ड। अब देखिए 13th क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव कैसा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है इसके पास, तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये अटैक ही करेगा। तो OH नेगेटिव क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को हम इस तरह से लिखते हैं। Cn नेगेटिव के पास, अब देखिए Cn नेगेटिव भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है या आयन है, तो ये अटैक करेगा। अब अटैक ये कैसे करेगा, देखिए CH3COCH3 जो आपका एसीटोन है, एसीटोन में ये डबल बॉन्ड हमेशा ऊपर मूव कर जाता है और उसी टाइम ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से आके इस पर अटैक कर देगा, क्योंकि कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा। तो ये Cn नेगेटिव क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। थर्ड केस में CH3CO पॉजिटिव, अब ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पर ये, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो 2 केस में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है A और B में, और C में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो 13th क्वेश्चन डन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन वन ऑफ द रिएक्शन टाइप स्टडीड इन दिस यूनिट। देखिए पहले में क्या कर रहा है, SH नेगेटिव Br को हटा के खुद लग रहा है, हमने क्या किया, एक को हटा दिया मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस तरह की सब्स्टिट्यूशन है, कौन रिप्लेस किसको कर रहा है, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल रहा है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस H और Cl ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। H कहाँ लग गया आपका, देखिए H ये CH2 के पास लग गया, तो CH3 बन गया, और ये जो Cl था ये चला गया इस कार्बन पे, तो यहाँ Cl लग गया। तो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन हो रही है, तो ये हो जाएगी एडिशन रिएक्शन। और अगर आप इसको आगे की क्लासों में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। ऐड दोनों ही होते हैं, देखिए इसका HCl को अगर आप तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 2 पार्ट बनते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ऐड दोनों ही हो रहे हैं, पर इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलने का रीज़न कुछ और है। तो ये मत सोचना कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होता है, ऐड पूरा HCl हो रहा है। थर्ड में देखें OH नेगेटिव, देखिए अब क्या कर रहा है, ये Br नेगेटिव को तो निकाल रहा है बाहर, बट उसकी जगह खुद नहीं लग रहा, ठीक है। इसने क्या किया यहाँ पे, अगर हम रिएक्शन में देखें तो CH3 को मैं CH2 और H लिख सकता हूँ, और ये Br। अब OH नेगेटिव ने यहाँ पर किया क्या, OH नेगेटिव ने इस H पॉजिटिव को निकाल दिया बाहर, तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिला के वाटर बन गए, ठीक है। अब H पॉजिटिव निकलेगा तो ये जो बॉन्ड है, पॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोजन बिना अपने इलेक्ट्रॉन्स के निकल रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं उसने, उसको एक बॉन्ड छोड़ना पड़ेगा, तो ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2
OH नेगेटिव और H मिला के बन जाएंगे H2O और Br नेगेटिव निकल जाएगा बाहर। तो हमने बेसिकली H और Br, HBr को निकाल दिया ना बाहर। तो ये क्या हुआ, एलिमिनेशन। हमने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दी, HBr को। तो ये क्या हो गया, थर्ड एग्जांपल, एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। अब अगर फोर्थ में देखें, CH3 थ्राइस C, ओके, CH2OH HBr। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या मेंशन किया हुआ है। CH3 ट्वाइस CBr, CH2, CH2, CH3। देखिए यहाँ पर इसको देख के ये तो क्लियर हो रहा है कि रिएक्शन में देखिए CH3C, CH3 थ्राइस, ये CH2OH है, यहाँ पर ये HBr है। तो HBr क्योंकि एक एसिड है, एसिड हमेशा H पॉजिटिव देता है, तो इसका H पॉजिटिव जाके OH पे अटैक कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये CH3 थ्राइस C, CH2, ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा H आ जाएगा और उसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसलिए ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला लेके वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन। अब वाटर बाहर निकल गया तो क्या होगा, तो यहाँ CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इसके बाद एक छोटा सा शिफ्ट होता है, ये CH3 उठ के यहाँ चला जाता है, इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 का मतलब है कि देखिए 1 और ये 2, मतलब एक पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे गया, 2 पे गया, 3 पे नहीं गया। ठीक है, तो 1,2 के बीच में हुआ और क्या हुआ, मिथाइल शिफ्ट हो गया। उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास एक ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आ जाएगा। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आ गया। अब HBr में से H पॉजिटिव तो हमने यूज़ कर लिया था, अब Br नेगेटिव आके यहाँ अटैच हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, CH3 ट्वाइस C, Br, CH2, CH3। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हुआ, पहले स्टेप में डिहाइड्रेशन हुई, जहाँ वाटर निकला यहाँ पर एलिमिनेशन हुई है। उसके बाद Br आके रिप्लेस हुआ है, तो प्योरली ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं होगा। और अगर हम ओवरऑल देखें तो OH निकला है बाहर और Br उसकी जगह लगा है। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन हुई है फर्स्ट, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर ये केस देखेंगे आप इसको, तो ये एक कार्बोकेटायन मैकेनिज़्म वाला रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि OH एक न्यूक्लियोफाइल है, वो हटा दिया जा रहा है और उसकी जगह Br ला रहा है। अब OH को हटाने का तरीका डिफरेंट है, उसको OH को वाटर बना के बाहर निकाला जा रहा है, उसका रीज़न कुछ और है। तो अभी जस्ट आपको यही लिखना है कि ये वैरायटी क्या है, कौन से टाइप का रिएक्शन ये है। ठीक है, मैकेनिज़्म मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। आई होप कि आपको ये मैकेनिज़्म ज़्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस स्टेज पे आपने ये मैकेनिज़्म पढ़े नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्या हैं ये स्ट्रक्चर्स, देखिए क्या ये स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं या रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। पहले में देखें, हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन चेन है और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये भी 5 कार्बन चेन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। बट जो नेमिंग करेंगे अगर आप इसकी, तो ये 3 ओन है, ये पेंटेन 3 ओन है। देखिए 1 2 3 पे डबल बॉन्ड लगा है, तो ये 3 ओन है। और इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 2, ये 2 ओन है। जब दोनों के IUPAC नेम डिफरेंट हैं, बट वो सेम कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दोनों हैं कीटोन, बट एक में 2 पे लगा है और एक में 3 पे लगा हुआ है, तो हैं क्या ये
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है। तो ए को अगर आप लेंगे तो दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि उनके बेसिक कार्बन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ओके। और उसके बाद आप इसको पोजीशन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अगर आप फर्दर आप इसको लिखेंगे तो ये पोजीशन आइसोमर्स भी हैं, क्योंकि ये 2 ओन है, ये 3 ओन है। और एक और तरीके से अगर देखेंगे तो ये मेटामर्स भी होंगे, क्योंकि इस कीटो ग्रुप के लेफ्ट साइड 2 कार्बन है और राइट साइड में भी 2 हैं। इस कीटो ग्रुप के लेफ्ट साइड में 3 है, राइट साइड में 1 है, तो लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ कार्बन का भी डिफरेंस है, तो ये मेटामर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट अभी तो यही स्पेसिफाई करना है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। अब बी में देखिए, बी में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। लेफ्ट वाले पे एक डी है और एक एच है, यहाँ पर भी है। राइट वाले पे एक डी है और एक एच है, यहाँ पर भी है। मतलब स्ट्रक्चर का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ये है कि राइट वाले कार्बन पे फर्स्ट कंपाउंड में डी ऊपर की तरफ लगा है, सॉरी डी नीचे की तरफ लगा है, तो ये दोनों ड्यूटेरियम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, डायगनली ऑपोजिट हैं, तो ये कौन सा है, ये ट्रांस आइसोमर है। इसमें दोनों ड्यूटेरियम एक दूसरे के तरफ लगे हुए हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड से ऊपर की तरफ ही लगे हैं दोनों, तो ये सिस आइसोमर है। तो कनेक्टिविटी का डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप कार्बन चेन को देखें, कार्बन चेन वही है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। पहले वाले कार्बन पे 2 चीज़ें क्या लगी हैं, एच और डी, दूसरे वाले कार्बन पे भी एच और डी, पर लगे किस तरफ हैं, स्पेस में एक नीचे की तरफ है और दूसरे कंपाउंड में वही चीज़ ऊपर की तरफ लगी हुई है। तो उनका जो डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर का नहीं है, वो उसके स्पेस में ओरिएंटेशन का है, कि स्पेस में वो किस तरह से अटैच हुए हैं, ठीक है। तो ये किसके अंडर आएंगे, ये स्टीरियो आइसोमर्स कहे जाएंगे। और स्टीरियो आइसोमर्स के अंडर ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैटेगरी में, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो फर्स्ट वाला आपका ट्रांस है, दूसरा वाला आपका सिस। अब थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, थर्ड में हमारे पास क्या है, HCOH। तो कनेक्टिविटी सेम है, कार्बन के पास एक OH, एक OH और एक और OH, दोनों में सेम तरह की कनेक्टिविटी है। डिफरेंस किस चीज़ का है, अगर मैं राइट वाले स्ट्रक्चर को पहले लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे हमें पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन अगर अपना एक लोन पेयर यहाँ डोनेट कर दे तो ये रेजोनेंस हो जाएगी ना, क्योंकि देखिए चार्ज, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और क्योंकि ऑक्सीजन ने एक पेयर डोनेट किया है तो उसके पास एक पेयर बचेगा और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए तो कार्बन न्यूट्रल हो गया। तो ये क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर कोई भी एटम हमने इधर उधर नहीं किया, सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेज use curved arrows to show the electron flow and classify such as each as homolysis and heterolysis. Identify the reactive intermediate produced as free radical, carbocation and carbanion. तो हमारे पास रिएक्शन आ गया CH3, अब ये आपको क्या दे रहा है, ये CH3O रेडिकल, ठीक है। तो बेसिकली समझ आ रहा है हमें कि ये एग्जैक्टली बीच से टूटा हुआ होगा ये बॉन्ड, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला गया। अब देखिए इस एरो को, एक एरो आपके पास इस तरह से होता है, ठीक है, इसको आप नॉर्मल एरो या डबल हुक एरो बोलते हैं, और इसको आप सिंगल हुक एरो या फिश हुक एरो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एरो तब लगाते हैं जब आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हों। जब आपका एक ही इलेक्ट्रॉन आप उठा के एक इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं तो आप फिश हुक एरो या सिंगल हेडेड एरो लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो एरो भी उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा। और जब एक बॉन्ड बराबरी से दोनों में टूटता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इधर चला गया एक उधर चला गया, तो हम बोल सकते हैं कि बराबरी से उसका
लाइसिस हुआ है, ब्रेकिंग हुआ है, तो इसको बोलेंगे होमोलाइसिस। ओके, होमो मीन्स सेम, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। तो जब ब्रेकिंग की आपने बॉन्ड की तो दोनों को बराबर बराबर चीज़ें मिली, एक एक इलेक्ट्रॉन मिले, तो ये क्या जनरेट हुए, ये हैं फ्री रेडिकल्स। सेकेंड रिएक्शन में देखें तो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस OH नेगेटिव, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये वाला जो कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब CH3 पे तो नेगेटिव नहीं आ सकता ना, कार्बन के पास 3 और ये एक 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ उसके पास 2 ही हाइड्रोजन हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्टेट इसका एक्सीड नहीं हो सकता। तो देखिए 2 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H2O। तो हुआ क्या यहाँ पे, इसको आप इस तरह से समझिए, OH नेगेटिव एक बेस है और बेस ने जाके H पॉजिटिव को गेन कर लिया, निकाल लिया। H पॉजिटिव का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन के ऊपर रह गए, तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये पेयर, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिला के वाटर बन गए। ठीक है, तो ये जो स्पीशीज़ है ये क्या है, एक कार्बन आयन, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बन आयन। सी पार्ट में देखिए यहां पर क्या हो रहा है, Br नेगेटिव बाहर निकल रहा है, मतलब ब्रोमीन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास बच गया, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गया आपका कार्बोकैटायन। ओके, सॉरी, और आपको ये भी मेंशन करना है यहाँ पे कि हीट्रोलाइसिस है। देखिए CH2 और H का बॉन्ड टूटा ना, यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटा तो एक पे आया पॉजिटिव और एक पे आया नेगेटिव, मतलब दोनों को बराबर बराबर नहीं मिला। कार्बन को मिलके दोनों इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को मिला कुछ नहीं, तो ये ब्रेकिंग कैसी हुई, हीट्रोलाइसिस। मतलब जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक ही ने पूरे इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो एक नेगेटिव पार्टिकल बन गया और एक पॉजिटिव पार्टिकल बन गया। तो जिस भी रिएक्शन में एक कैटायन और एक एनायन बनते हैं उसको बोलते हैं हीट्रोलाइसिस, और जिस रिएक्शन में, जिस ब्रेकिंग से रेडिकल्स बनते हैं उसको बोलते हैं होमोलाइसिस। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन हीट्रोलाइसिस है। थर्ड में भी देखिए कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटा है, ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और कार्बन पे रह गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये ब्रेकिंग भी कैसी हुई है, हीट्रोलाइसिस से। ठीक है, और इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन। अब डी ऑप्शन में बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अब ये इस पोजीशन पे लगेगा तो देखिए होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो जाएंगे, ये पाई वाले। तो ये पाई बॉन्ड 2 ऐसे एज इट इज़ रहेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ई के साथ बॉन्ड बनाने में यहाँ लग गए, ये ई आ गया। अब इस कार्बन का तो एक बॉन्ड कम हो गया, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड कौन सा टूटा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटा है। और कैसे टूटा है, पूरा एक की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हीट्रोलाइसिस, और जो जनरेट हुई है स्पीशीज़ उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकैटायन ही होगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें आप ये देख लें कि कैटायन और एनायन बन रहे हैं तो हीट्रोलाइसिस है, और अगर बराबर बराबर टूट रहा है और रेडिकल्स बनते हैं तो होमोलाइसिस है। अब देखिए 17th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। इसको मैं आपको डेफिनेशन तो नहीं दूंगा डायरेक्टली, जस्ट एक जनरल वे में इंडक्टिव इफेक्ट में आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखिए आपने हीट का फ्लो पढ़ा है कभी इंडक्शन से, मतलब एक अगर आप हॉट एक स्पून लेके उसको फ्लेम के ऊपर रख दें, ठीक है, आग के ऊपर रख एक आप चम्मच को रखते हैं, तो जहाँ से आपने जिस एंड से चम्मच को पकड़ा है वो भी धीरे धीरे गर्म होता है, मतलब जो हीट है वो फ्लो कर रही है। कैसे फ्लो कर रही है, मतलब जो हीट है, एनर्जी, वो एटम्स की वाइब्रेशन से या उनके
जो मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक कोलिजन्स हैं उनसे होती होती दूसरे एंड तक पहुंच जा रही है। तो मतलब एक एंड से जो हीट स्टार्ट हुई थी वो दूसरे एंड तक पहुंच गई। तो यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए हमारे पास एक कार्बन चेन होगी और यहाँ पर मैंने एक Z नाम का कोई एटम लगा दिया। अब ये Z हो सकता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से और हो सकता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो। मान लेते हैं कि अगर ये Z कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बाकी 3 इन कार्बन को भूल जाइए, आप सिर्फ इस CZ बॉन्ड पे फोकस करें। तो Z अगर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं या इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींचेगा और इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे रह जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पोलैरिटी आ गई। तो इन दोनों में जो पोलैरिटी आई वो इसलिए आई क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ डिफरेंट हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये कार्बन हो गया पार्शियल पॉजिटिव, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अगला भी कार्बन है, अब ये दोनों कार्बन हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मली तो बराबर होती है। तो नॉर्मल अगर आपको पूछा जाए क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में पोलैरिटीज़ आ सकती हैं, तो आप बोलेंगे नहीं आ सकती क्योंकि दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर नहीं है क्योंकि जैसे ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली गई ये थोड़ा डेफिशिएंट हो गया। डेफिशिएंट होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। ओके सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब ये इधर उधर से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब ये बोलेगा इस कार्बन को कि चलो थोड़े से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे को दे दो, थोड़ी सी। तो ये बोलेगा ठीक है चलो थोड़ा सा इसको दिया, तो यहाँ पर डबल पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इसके पास 100 रुपये की अगर कमी है तो इसने बोला चलो मैं तुम्हें 20 रुपये देता हूँ। अब इसके पास 20 की कमी हो गई, ये अपने बगल वाले को बोलेगा चलो तुम कम से कम 5 रुपये तो दो मुझे। तो ये बगल वाला फिर से देगा तो ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो जब मैं पार्शियल पॉजिटिव से डबल पार्शियल पॉजिटिव लिख रहा हूँ मतलब ये डबल पार्शियल पॉजिटिव छोटी वैल्यू है क्योंकि पार्शियल का मतलब बहुत छोटा। अगर 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.01। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे थोड़ा कम, इस पे और कम, और 3 एटम के बाद ये चीज़ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाती है। तो हुआ क्या, Z ने इस कार्बन से खींचे, कार्बन ने इस कार्बन से, इस कार्बन ने आगे से, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पाई बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम एक तरफ खींच रहे हैं। अब क्या ये परमानेंट इफेक्ट है? यस, ये परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि कार्बन और Z के बीच में तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा और पोलैरिटी रहेगी। तो इट्स अ परमानेंट एंड। और क्या बॉन्ड पूरा शिफ्ट कर जा रहा है या पार्शियली शिफ्ट कर रहा है? आप बोलेंगे पार्शियली शिफ्ट कर रहा है, दिख रहा है हमें चार्जेस यहाँ पे। तो परमानेंट एंड पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और अगर इसकी डेफिनेशन ही बोलनी हो तो आप ये बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड में पोलैरिटी की वजह से उसके नेबरिंग बॉन्ड्स में पोलैरिटी डेवलप होने को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। कि C और Z के बीच में तो पोलैरिटी थी बट उसकी वजह से उसके पड़ोसियों में, उसके बगल वाले बॉन्ड्स में पोलैरिटी डेवलप हो गई, मतलब इंड्यूस हो गई, इसीलिए नाम पड़ा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है और होती किसकी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, पाई का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, और ये इट इज़ वीकेंड विद डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इफेक्ट इसका वीक होता जाएगा। मतलब इस Z से इस कार्बन पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, पर 4 कार्बन के बाद इस Z का इफेक्ट 0। मतलब इस कार्बन को पूछेंगे, लास्ट वाले कार्बन को, कि कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी महसूस हो रही है आपको, तो बोलेगा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि Z बहुत दूर हो गया। अब 3 कार्बन के बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट को निग्लिजिबल मानते हैं, मतलब ये डिस्टेंस के साथ घटता जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इट इज़ वीकेंड विद डिस्टेंस। अब 2 तरह के ग्रुप होंगे। अब देखिए, एक ग्रुप होगा वो खींच लेगा अपनी तरफ, ये Z क्या कर रहा है, अभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है,
तो इस Z को हम कौन सी कैटेगरी में लिखेंगे, इसको -I ग्रुप बोलेंगे। माइनस का मतलब हमेशा है वो खींचने वाले ग्रुप, I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि Z यहाँ पर आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, या Z कोई ऐसा हो सकता है जिसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मान लीजिए O नेगेटिव, अगर मैं लिखूँ कि कार्बन 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 O नेगेटिव, अब ऑक्सीजन बोलता है कि ठीक है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, बट इस ऑक्सीजन के पास पहले से ही इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बोल रहा है मुझे और नहीं चाहिए, ये उल्टा बोल रहा है कि तुम मेरे से ले लो, ये डोनेट कर रहा है अब, ठीक है। अब क्या होगा, ये पहला वाला जो कार्बन इसको बहुत मिलेगा, इसको मान लो 100 रुपये मिल गए, तो अगले वाले ने बोला कि थोड़ा हमें भी दो, इसने आगे 20 रुपये दिए, उसने आगे 5 रुपये दिए, तो वैसे अब ये डोनेशन चलेगी, अब ये यहाँ से इधर को डोनेट हो रहा है, तो यहाँ पर O नेगेटिव क्या होगा, एक +I ग्रुप है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ये बहुत कम बुक्स में मेंशन होता है कि O नेगेटिव इज +I ग्रुप। जनरली बच्चे सोचते हैं कि ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो -I होना चाहिए। तो क्लियर हो गया आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो +I ग्रुप्स अलग होते हैं जो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, -I हैं जो विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, क्लियर। और ये ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर O नेगेटिव की जगह अगर मैं OH लगा दूँ तो OH में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल हमेशा खींचेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो OH एक -I ग्रुप है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं लेना कभी भी। तो ऑक्सीजन जब तक न्यूट्रल है वो खींचेगा, जब वो नेगेटिवली चार्ज है तब वो देगा, पॉजिटिवली चार्ज है तब भी खींचेगा और बहुत ज़ोर से खींचेगा, ओके। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक में क्या होता है, देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मान के लीजिए है हमारे पास, तो एक E पॉजिटिव नाम का इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करने के लिए बैठा है। अब इस E पॉजिटिव को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस कार्बन पे अटैक करूँ या इस कार्बन पे अटैक करूँ। करना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। अब अट्रैक्ट होगा जाएगा तो किसी एक के पास। अब ये कन्फ्यूज़न में कि मैं किसके पास जाऊँ। अब इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए कार्बन कार्बन क्या बोलता है कि चलो ठीक है हम बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बॉन्ड उठा के हमने इधर डाल दिया, ठीक है। अब इस कार्बन पे हो गया पॉजिटिव, अगले वाले कार्बन पे आके नेगेटिव। तो अब इस E पॉजिटिव को समझ आ गई कि अब मैं जाके किस पे अटैक करूँगा, मैं जाऊँगा इस पे अटैक करने, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है ये क्यों हुई, ये हुई इस E पॉजिटिव को ये बताने के लिए कि तुम्हें कहाँ अटैक करना है, ठीक है। अगर ये E पॉजिटिव इसके आसपास नहीं होता तो ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक कैसा इफेक्ट है जिसमें एक पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है, पार्शियली शिफ्ट करता है, ये कंप्लीटली शिफ्ट करता है। देखिए पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, पूरा नेगेटिव और पूरा पॉजिटिव चार्ज बने हैं। तो ये कैसा है, इट्स अ टेम्पोरेरी, मतलब अगर इस E पॉजिटिव को मैं यहाँ से मैं हटा दूँ, भेज दूँ, तो ये नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है। तो इट्स अ टेम्परेरी एंड कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बोलेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खिसके नहीं हैं, पूरे के पूरे चले गए हैं। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है और एक कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है इसमें, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हैं, सिग्मा नहीं होते। अब इलेक्ट्रोमेरिक में भी 2 तरह के इफेक्ट हैं, एक +E होता है और एक -E होता है। देखिए जिस तरफ आपका बॉन्ड शिफ्ट हुआ, अगर आपका रिएजेंट, अब मैंने यहाँ E पॉजिटिव लिखा है, E नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अगर आपका रिएजेंट उस तरफ अटैक करता है जिस तरफ बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो +E, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट किया और E पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, E पॉजिटिव अटैक करेगा दूसरे वाले कार्बन पे जिस पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। तो जिस पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उसी पे अटैक हुआ, किसका हुआ, E पॉजिटिव का ही होगा ना, पॉजिटिव ही तो नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो उसको +E इफेक्ट बोलते हैं। बट जिस तरफ बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उससे उससे ऑपोजिट वाले कार्बन पे अटैक हुआ, मान लो अगर E नेगेटिव होता तो E नेगेटिव तो यहाँ अटैक करता, तो ये -I इफेक्ट होगा। तो
तो आपको क्या रखना है, बस ये सोचना है कि ई पॉजिटिव कहाँ जाएगा। जिस तरफ बॉन्ड गया है अगर उसी तरफ अटैक हो रहा है तो ये ई पॉजिटिव है, प्लस ई इफेक्ट हुआ, और अगर उससे दूसरे वाले एटम पे हो रहा है तो ये माइनस ई इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप जब कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करोगे इसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो ये आप याद कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो कि विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए पहले केस में 3 क्लोरीन यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, CCl3COH। तो स्पेस की प्रॉब्लम हमारे पास हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, अब क्योंकि आप इसको नोट कर सकते हैं तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए CCl3, तो कार्बन के पास 3 क्लोरीन यहाँ लगे हैं और COH। दूसरे कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन लगे हैं और फिर COH, और तीसरे वाले के पास तो 1 ही क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है और आगे COH। याद रखना कि एसिडिटी -I ग्रुप्स इंक्रीज एसिडिटी। ठीक है, या -I भी क्यों लिखें, हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। कोई भी -I हो -M हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाता है। क्लोरीन कैसा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा, इस तरह से भी खींचेगा। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ सिर्फ 1 ही है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, इसकी एसिडिटी कम है, इसकी और भी कम है। तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, क्लोरीन किस इफेक्ट से खींच पा रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से, मतलब -I इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक नहीं लग रहा, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रही। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिटी ऑर्डर है। सेकंड में अगर आप देखें CH3CH2 COH, CH3 ट्वाइस CH और CH3 थ्राइस COH। अब याद रखें कि जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं R, चाहे आप CH3 ले लें, C2H5 ले लें, C3H7 ले लें, जो भी अल्काइल ग्रुप हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप है ना, ये डोनेट कर रहा है। यहाँ पर 2 हैं देखिए। ठीक है, तो इस COH को यहाँ पर 2 तरफ से डोनेशन मिल रही है, इस COH को यहाँ 3 तरफ से डोनेशन मिल रही है। तो एसिडिटी के लिए तो विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, डोनेटिंग नहीं चाहिए। तो जितने डोनेटिंग लगाते जाएंगे उतनी एसिडिटी कम होती जाएगी। तो क्योंकि थर्ड वाले में 3 डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो सबसे कम एसिडिटी है, पहले वाले में सिर्फ 1 ही CH3 था, तो इसलिए एसिडिटी इसकी ज़्यादा है। तो ये भी इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। पहले वाले केस में -I ग्रुप क्लोरीन, दूसरे वाले में +I मिथाइल। ओके, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल होगी इसकी। अब 18th क्वेश्चन, या चलिए 18th क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि 18th में काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल, अब और डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसकी देखनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 18th। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।